क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने देख लिया था एनालिटिकल केमिस्ट्री क्विक रिवीजन पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 24 से चालू करेंगे। रेंज पूछा गया है ईएमएफ और ई वैल्यू का फॉर एनी रेडॉक्स इंडिकेटर, कोई भी रेडॉक्स इंडिकेटर हो उसका ईएमएफ का रेंज क्या होगा। दिस इज फ्रॉम रेडॉक्स टाइट्रेशन। हमने इसके पहले एसिड बेस्ड टाइट्रेशन देखा था। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमारे पास पीएच वैल्यू ऑफ इंडिकेटर, उसका रेंज क्या आया था, रेंज आया था pH इक्वल्स टू PKIN, इंडिकेटर का जो पीके वैल्यू है +-1। मतलब PKN वैल्यू अगर 10 है तो pH वैल्यू का आइडियल रेंज होना चाहिए 10-1 से लेके 10+1 तक, यानी कि 9 to 11। वैसे ही रेडॉक्स टाइट्रेशन के केस में क्या होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन के केस में आप पहले समझो कि एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस होता है और एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद ऑक्सीडाइज होता है। हमको पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, यही है रिडक्शन का डेफिनेशन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इन दिस केस हमारे पास हुआ है रिडक्शन एंड दिस इज ए केस ऑफ ऑक्सीडेशन। हम कैसे समझेंगे, हमको अगर दो E0 वैल्यू दिया गया है फॉर A+A कपल एंड E0 वैल्यू फॉर B+B कपल, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, जिसका वैल्यू हाई है, जिसका E0 वैल्यू हाई है उसका हमेशा रिडक्शन होगा, और उसका अगर खुद का रिडक्शन हुआ तो वो दूसरे का क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि रिडक्शन होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए वो एक्सेप्ट करेगा दूसरे से। सो दूसरे स्पीसीज का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो जिसका खुद का रिडक्शन होता है दैट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बेसिस ही वही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब जहां पे हर एक स्पीसीज का EMF वैल्यू और E0 वैल्यू डॉक्यूमेंटेड है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए पर्टिकुलर आयन कपल पता चल जाता है। अब आप देखो, फॉर दिस पर्टिकुलर केस रिएक्शन एंड पॉइंट तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा रेडॉक्स इंडिकेटर। रेडॉक्स इंडिकेटर का काम क्या है कि उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, जो कि रिएक्शन होने के बाद जब वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आता है तो स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। दिस हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड दिस हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर, और दोनों में क्या है, कलर का डिफरेंस है, देयर इज डिफरेंस इन कलर। तो रेडॉक्स रिएक्शन एंड पॉइंट तक पहुंचते ही ईएमएफ वैल्यू का जो जंप होगा उस जंप के वक्त कलर चेंज होगा एंड वहीं से हमको पता चल जाएगा कि रिएक्शन का एंड पॉइंट आ चुका है। नाउ इस इक्वेशन में अगर आप नर्न्स इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, E इक्वल्स टू E0 माइनस हमें क्या पता है 0.0591 बाई n लॉग ऑफ इंडिकेटर का रिड्यूस्ड फॉर्म बाई लॉग ऑफ इंडिकेटर का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब कलर डिफरेंस, ये जो डिफरेंस ऑफ कलर आएगा बिटवीन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, इसको प्रोमिनेंट या फिर शार्प होने के लिए the concentration of indicators reduced form and the concentration of indicators oxidized form should be 10 times different। मतलब या तो 10 या तो फिर 0.1। 10 मतलब reduced form का concentration oxidized form से 10 times ज़्यादा है, और 0.1 मतलब oxidized form का concentration reduced form के concentration से 10 times ज़्यादा है। तो नर्न्स इक्वेशन में इस जगह पे आप एक बार 10 को और एक बार 0.1 को पुट करने के बाद आपको मिलेगा E equals to E0 plus minus 0.0591 by N। N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड इन द होल रिएक्शन। तो ये है आपका आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि EMF वैल्यू का रेंज क्या होगा फॉर एनी रेडॉक्स इंडिकेटर, तो रेंज होगा ये, दिस विल बी योर पर्टिकुलर रेंज। ये आप ध्यान रखना, MCQ के लिए वहां पे E0 वैल्यू देने के बाद पूछ लिया जाएगा कि E का रेंज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है ऐसे कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का नाम और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के नाम आप जान के रख लीजिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड का कोई भी सॉल्ट लाइक सोडियम ऑक्सलेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट।
K2Cr2O7। ये एज प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन में। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या यूज होता है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एंड Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज ए हाइपो सॉल्यूशन? हाइपो सॉल्यूशन किसको कहा जाता है? हाइपो सॉल्यूशन इज नथिंग बट सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, लेकिन इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। Na2H2O3.5H2O, दिस इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आपके पास क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है कि दो रिएक्शन कपल के लिए E0 वैल्यू आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको पूछा गया है कि Cu2 प्लस आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा या फिर आयोडीन CO2 प्लस को ऑक्सीडाइज करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रूल क्या है कि जिस आयनिक कपल का E0 वैल्यू ज्यादा है वो खुद रिड्यूस्ड होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। अकॉर्डिंग टू दैट क्या होना चाहिए? आयोडीन खुद रिड्यूस होना चाहिए 2I माइनस और Cu प्लस ऑक्सीडाइज हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के Cu2 प्लस में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? कम है। सो ये होना चाहिए आपका रिएक्शन, बट इट विल बी फॉल्स, इट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन के प्राइमरी स्टेज में बहुत फ्रैक्शनल अमाउंट का आयोडीन 2I माइनस में कन्वर्ट होकर रहता है, तब सोल्यूशन में प्रेजेंट Cu प्लस उस 2I माइनस के साथ रिएक्शन करके CuI प्रेसिपिटेट जनरेट करता है। एंड ये प्रेसिपिटेट जनरेट करने के बाद क्या होता है? Cu प्लस का कंसेंट्रेशन सोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, एंड फॉर दैट रीजन द EMF वैल्यू E0 वैल्यू ऑफ Cu2 प्लस Cu प्लस विल बिकम 0.858 वोल्ट। पहले कितना था? पहले आप देखो क्वेश्चन के शुरुआत में E0 वैल्यू था ओनली 0.15 वोल्ट, अब क्या हो गया है? अब 0.858 वोल्ट हो गया है। आयोडीन कपल का तो E0 वैल्यू सेम है, यानी कि I2 2I माइनस इसका E0 वैल्यू है 0.54 वोल्ट। अब किसका ज्यादा है? अब कॉपर कपल का EMF वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब Cu2 प्लस रिड्यूस होगा एंड Cu प्लस जनरेट करेगा, वेर एज I माइनस ऑक्सीडाइज होके I2 जनरेट करेगा या फिर लिबरेट करेगा। दिस विल बी एक्चुअल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेडॉक्स सिस्टम्स का E0 वैल्यू जान के रखना है। जैसे डाइक्रोमेट आयन एंड क्रोमियम 3+ आयन, इन दोनों आयनिक कपल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? प्लस 1.33 वोल्ट। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O, दिस हैज 1.77 वोल्ट वैल्यू। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, परमैंगनेट आयन और Mn2+ आयन, रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 1.51 वोल्ट। केस 4 क्लोरीन एंड 2Cl- आयन, रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 1.36 वोल्ट। केस 5 Fe3+ Fe2+ आयन कपल का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.77 वोल्ट। देन आयोडीन कपल, आयोडीन 2I माइनस, अभी अभी हमने देखा इसका 0.54 वोल्ट। देन साथ में क्या देखा था? Cu2+ और Cu+, मतलब क्यूप्रिक क्यूप्रस आयनिक कपल का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 1.15 वोल्ट। लेकिन अगर क्यूप्रिक आयन कंप्लीटली कॉपर में रिड्यूस्ड हो जाए तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा 0.34 वोल्ट। केस 9, द ओनली केस जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट, दिस इज द मिड लाइन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके ऊपर जितने भी आयनिक कपल है दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद रिड्यूस होता है, और इसके नीचे जितने भी है दैट विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सलेट आयन कपल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.49 वोल्ट, यानी कि हाइड्रोजन और किसी को, मतलब इसके ऊपर के किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा H+ आयन, बट ऑक्सलेट आयन के साथ अगर ये रिएक्शन करे तो ऑक्सलेट आयन को ये ऑक्सीडाइज कर पाएगा, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होगा। ऑक्सलेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन कपल से कम है। आपको मैंने सिलेक्टेड 10 आयनिक कपल का नाम दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्रोवाइड किया है, और ये 10 E0 वैल्यू याद रखने पे आपका बेनिफिट यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में यही 10 आयनिक कपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपका इनका वैल्यू याद है तो ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आपको बिना सॉल्व किए हुए 4 ऑप्शन में से MCQ में जो ऑप्शन है उसमें आप राइट टिक करके आ पाओ, और ये 10 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको हमेशा एनालिटिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पे काम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्शन से, विच इज डिपेंडेंसी ऑफ E0 वैल्यू यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑन pH ऑफ द सॉल्यूशन या फिर मीडियम। जैसे कि ऊपर की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको दिखाया था कि परमैंगनेट आयन जब Mn2+ में रिड्यूस होता है तो उस आयनिक कपल के लिए EMF वैल्यू है 0.15 वोल्ट। बट यहाँ पे आप नोटिस कीजिए 8H+ है, यानी कि दिस इज इन एसिडिक मीडियम। सो MnO4- जहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 एंड Mn2+, इस कपल के लिए, आयनिक कपल के लिए E0 वैल्यू कितना होगा? 1.51 वोल्ट, स्पेसिफिकली +1.51 वोल्ट। बट दिस इज इन एसिडिक मीडियम। ओके, अगर हम एल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं तो MnO4- किस में कन्वर्ट होगा? MnO4 2- में कन्वर्ट होगा। एंड फॉर दैट कपल E0 वैल्यू विल बी 0.56 वोल्ट एंड दिस इज इन एल्कलाइन मीडियम। और अगर मीडियम न्यूट्रल रहे तो MnO4- विल बी कन्वर्टेड टू MnO2, सिंपली मैंगनीज डाइऑक्साइड, और इस कपल के लिए EMF वैल्यू होगा 0.59 वोल्ट। दिस इज फॉर न्यूट्रल मीडियम। सो pH ऑफ द सोल्यूशन चेंज होने के साथ साथ E0 वैल्यू भी चेंज होता है। सो E0 वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन pH वैल्यू, और पर्टिकुलरली मैंगनीज का ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, बहुत जगह पे 1.51 वोल्ट आपको नहीं दिया जाता है, बल्कि 0.56 या फिर 0.59 वोल्ट आपको यूज करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, वो मीडियम अल्कलाइन है या न्यूट्रल है। अब टॉपिक नंबर 30 में कुछ रेडॉक्स इंडिकेटर का नाम और उन सब का कलर क्या होगा इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड इन रिड्यूस्ड फॉर्म। सबसे पहले BADS, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट इसका फुल फॉर्म है। इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कलर होता है वायोलेट एंड रिड्यूस्ड फॉर्म में दिस इज कलरलेस। मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी रेडॉक्स इंडिकेटर है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में कलरलेस रहना पसंद करता है। दिस इज अ पर्टिकुलर टेंडेंसी शोन बाय ऑल द रेडॉक्स इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इंडिकेटर इज फेरोइन। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पेल ब्लू कलर ये शो करता है और रिड्यूस्ड फॉर्म में डीप रेड कलर शो करता है। और ये डीप रेड कलर शो करने का रीजन क्या है? फेरोइन इज नथिंग बट फेरस आयन का कॉम्प्लेक्स Fe2+ आयन का कॉम्प्लेक्स विथ 110 ऑर्थोफेनांथ्रोलिन। 110 ऑर्थोफेनांथ्रोलिन इज ए गुड रिडॉक्स इंडिकेटर, और वो Fe2+ आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद फेरोइन नाम के रेडॉक्स इंडिकेटर जनरेट करता है, विच इज द ओनली इंडिकेटर दैट गिव्स डीप रेड कलर इन रिड्यूस्ड फॉर्म, क्योंकि बाकी सब इंडिकेटर रिड्यूस्ड फॉर्म में कोई कलर शो नहीं करता, यानी कि कलरलेस है। ओनली फेरोइन गिव्स डीप रेड कलर इन reduced form. Now next indicator is N-phenyl anthranilic acid. Oxidized form में ये शो करता है पर्पल कलर एंड reduced form में it remains colorless. डाइफिनाइल बेंजिडिन नेक्स्ट इंडिकेटर, reduced form में colorless कुछ भी नहीं, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ब्लू वायलेट या फिर आप ओनली वायलेट भी बोल सकते हो। जितने भी आप डाइफिनाइल नाम के देखोगे, और एक इंडिकेटर है डाइफिनाइल एमाइन, और एक इंडिकेटर विच इज डाइफिनाइल एमाइन, ये भी वायलेट कलर शो करता है इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड कलरलेस इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो आप अगर कोई भी इंडिकेटर में पहले डाइफिनाइल लगा हुआ देखोगे, जैसे कि डाइफिनाइल बेंजिडिन, डाइफिनाइल एमाइन एंड बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट, वो सब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में वायलेट कलर शो करेगा एंड रिड्यूस्ड फॉर्म में कलरलेस रहेगा। नाउ लास्ट इंडिकेटर विच इज मिथिलिन ब्लू। मिथिलिन ब्लू रिड्यूस्ड फॉर्म में तो कलरलेस ही रहेगा, बट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इट विल शो ए ब्लू कलर। तो आप ये चार्ट याद रखना और इंडिकेटर्स का नाम भी याद रखना, बहुत बार MCQ में आता है। जैसे एक बार आया था कि 110 ऑर्थोफेनांथ्रोलिन ये किस टाइप का इंडिकेटर है? रेडॉक्स इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर या फिर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इंडिकेटर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं MCQ में। नाउ टॉपिक नंबर 31, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्शन कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के सहारे जब हम Fe2+ यानी कि फेरस आयन को एस्टिमेशन करते हैं बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन, तब हमें एसिड मिक्सचर क्यों यूज करना पड़ता है? एसिड मिक्सचर इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसेंट्रेटेड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। H2SO4 प्लस H3PO4 का मिक्सचर यूज करने का रीजन क्या है? ये बहुत बार बहुत तरीके से MCQ में एग्जाम में पूछा गया है। नॉर्मली आप देखिए, जो कपल है Fe2+ और 3+, इस कपल का E0 वैल्यू कितना है?
0.77 वोल्ट, और Cr2O7 2- और Cr3+, इस कपल का E0 वैल्यू है 1.33 वोल्ट। तो कौन रिड्यूस्ड होगा? ऑब्वियसली जिसका ईएमएफ वैल्यू ज़्यादा है वो रिड्यूस्ड होगा। सो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6C, ये रिड्यूस होके 2Cr3+ आयन जनरेट करेगा और साथ में 7H2O, एंड रिडक्शन पोटेंशियल कम होने के वजह से Fe3+ Fe2+ में रिड्यूस नहीं हो पाएगा, बल्कि Fe2+ विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3+। और यही है पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करने का रीजन, कि वो सब सोल्यूशन में प्रेजेंट सब Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देता है Fe3+ में। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे एज रेडॉक्स इंडिकेटर क्या यूज करते हैं? रेडॉक्स इंडिकेटर हम यूज करते हैं कोई भी डाइफिनाइल सॉल्ट, जनरली BADS यानी कि बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट इंडिकेटर, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हमको क्या देगा? वायोलेट कलर देगा, और रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या कलर देता है? मैंने पहले ही बताया था, कलरलेस, कोई भी कलर शो नहीं करता है। तो इन दिस टाइट्रेशन जब सब Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो चुका है, तब एट द एंड पॉइंट BADS इंडिकेटर को क्या करना चाहिए? BADS इंडिकेटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए खुद, और उसके बाद वायलेट कलर देना चाहिए। यही प्रोसेस होना चाहिए कि सब Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो गया है, और एक एक्स्ट्रा ड्रॉप Cr2O7 डालते ही, पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते ही, बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट का जो रिड्यूस्ड फॉर्म था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एंड पॉइंट में हमको मिलेगा वायलेट कलर। सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है। द प्रॉब्लम इज बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट, इसका भी एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म का E0 वैल्यू होगा, EMF वैल्यू, दैट इज 0.76 वोल्ट। मोस्ट ऑफ द डाइफिनाइल सॉल्ट का E0 वैल्यू 0.76 वोल्ट के आसपास एग्जिस्ट करता है, और हमने अभी अभी देखा कि E0 वैल्यू ऑफ फेरास्फेरिक कपल कितना होता है? दैट इज 0.77 वोल्ट। तो अब देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या प्रेफर करता है? दैट प्रेफर्स टू गेट रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस होने के लिए प्रेफर्ड होगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, दैट स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज्ड प्रेफरेबली ओवर द अदर स्पीसीज। अब सोल्यूशन में अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cr2O7-, यानी कि जब हम ब्यूरेट से, रियल लाइफ प्रोसेस में मैं अभी बता रहा हूँ, K2Cr2O7 सोल्यूशन को जब हम ब्यूरेट से डाल रहे हैं ड्रॉप वाइज इन द सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन में प्रेजेंट है Fe2+ आयन और उसके साथ BADS इंडिकेटर, तो सबसे पहले BADS इंडिकेटर अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, क्योंकि BADS का EMF वैल्यू बहुत लो है, एंड फॉर दैट रीजन सब Fe2+ आयन Fe3+ आयन में कन्वर्ट होने से पहले BADS इंडिकेटर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमको क्या दिखने को मिलेगा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कलर क्या है BADS इंडिकेटर का? दैट इज वायलेट। सो वी विल गेट ए शार्प वायलेट कलर। लेकिन तभी भी सब Fe2+ आयन Fe3+ आयन में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाया है, एंड फॉर दैट रीजन वी विल गेट ए प्रीमैच्योर एंड पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमैच्योर एंड पॉइंट। कि हमको लगेगा कि हमारा 10 ml टाइटर वैल्यू आया है, इसका मतलब 10 ml K2Cr2O7 ऐड करने के बाद सब Fe2+ आयन Fe3+ आयन में ऑक्सीडाइज हो गया है, लेकिन एक्चुअली ये प्रीमैच्योर एंड पॉइंट है। अगर हम एसिड मिक्सचर को यूज करते, रियल में सब Fe2+ आयन को Fe3+ आयन में कन्वर्ट करने के लिए सपोज 15 ml K2Cr2O7 का जरूरत पड़ता, तो हम इस करेक्शन को, ये जो 15 ml के जगह 10 ml आया, इसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे? हम यूज करेंगे एसिड मिक्सचर। एसिड मिक्सचर का रोल क्या है? एसिड मिक्सचर में जो कंपोनेंट है H2SO4, दैट मेंटेन्स द हाई एसिडिटी ऑफ द सोल्यूशन। हाई एसिडिटी क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इस इक्वेशन में 14H+ इज इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, Cr2O7 उसके साथ 14H+ है। 14H+, यानी कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमको हाई एसिडिक मीडियम की जरूरत है। तो वो मेंटेन करने के लिए एसिड मिक्सचर में हम H2SO4 को यूज करते हैं। अब हम मिक्सचर में H3PO4 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज H3PO4 कंज्यूम्स Fe3+ एंड फॉर्म्स FeHPO4 होल प्लस। ये कम्प्लेक्स सॉल्ट या कम्प्लेक्स आयन फॉर्म होता है, एंड फॉर दैट रीजन
रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरस फेरिक कपल डिक्रीज होके 0.61 वोल्ट में पहुंच जाता है। पहले कितना था? पहले था 0.77 वोल्ट। अब क्या हो गया? 0.61 वोल्ट, विच इज मच लोअर देन द BADS E0 वैल्यू। उसका E0 वैल्यू कितना था? 0.76 वोल्ट। तो अब BADS इंडिकेटर पहले ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा जितना भी Fe2+ आयन है वो Fe3+ आयन में ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इसका EMF वैल्यू बहुत लो हो चुका है। अब सब ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद फिर जब हम एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ K2Cr2O7 ऐड करेंगे तब जाके BADS इंडिकेटर अपने रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और हमको मिलेगा एंड पॉइंट का वायलेट कलर। दैट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड यूजिंग एसिड मिक्सचर। और ये जो प्री मैच्योर एंड पॉइंट है, इस टर्मिनोलॉजी को आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह पूछा जाता है कि पोस्ट मैच्योर एंड पॉइंट, प्री मैच्योर एंड पॉइंट। तो आपको कंसेप्शन होना चाहिए कि प्री मैच्योर मतलब क्या। अब इसी में और एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम H3PO4 के जगह क्या यूज कर सकते थे एसिड मिक्सचर में। वी कुड यूज NH4HF2, जो कि सोल्यूशन में F- आयन प्रोवाइड करेगा, और F- आयन क्या करेगा? FeF6 इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को फॉर्म करने के बाद E0 वैल्यू ऑफ Fe3+ Fe2+ को लोअर कर देगा। मतलब H3PO4 जो फंक्शन कर रहा था वही एग्जैक्ट फंक्शन करेगा NH4HF2 विद द हेल्प ऑफ F- आयन एंड फॉर्मिंग दिस कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन नंबर 32 कि अगर आपके पास लेबोरेटरी में K2Cr2O7 प्रेजेंट है बट एसिड मिक्सचर प्रेजेंट नहीं है, तो आप Fe2+ आयन को कैसे टाइट्रेट करोगे, कैसे एस्टिमेट करोगे? बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो आंसर क्या होगा कि K2Cr2O7 को तब हम यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एसिड मिक्सचर नहीं है। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट गलत आएगा। हम यूज करेंगे सीरियम के कोई एक सॉल्ट को, और साथ में एज इंडिकेटर हम यूज करेंगे फेरोइन इंडिकेटर को। फेरोइन इंडिकेटर क्या है? मैंने आपको पहले ही कहा था, फेरस आयन के साथ Fe2+ के साथ 110 फेनोल्फथालीन का कॉम्प्लेक्स है, 110 ऑर्थोफेनोल्फथालीन। और इसमें हमें एसिड मिक्सचर का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Ce4+ एक इलेक्ट्रॉन लेके अगर Ce3+ में कन्वर्ट होता है तो उस सिस्टम का E0 वैल्यू क्या होगा? 1.44 वोल्ट। हमें फेरस फेरिक कपल के लिए E0 वैल्यू ऑलरेडी पता है, विच इज 0.77 वोल्ट। अब फेरोइन इंडिकेटर के लिए E0 वैल्यू कितना है? फेरोइन इंडिकेटर के लिए E0 वैल्यू है 1.14 वोल्ट, विच इज मच हायर देन 0.77 वोल्ट। तो यहाँ पे ऐसे कोई कॉम्प्लिकेसी अराइज नहीं होगा जहां पे इंडिकेटर पहले ही ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। सो वी शुड यूज सीरियम सॉल्ट अगर एसिड मिक्सचर हमारे पास नहीं है तो, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में फेरोइन इंडिकेटर। टॉपिक नंबर 33 कि KMnO4 को प्रिपेयर करने के बाद हमें बार बार स्टैंडर्डाइज क्यों करना पड़ता है? मतलब वाई दिस इज स्टैंडर्डाइज एवरी टाइम वी नीड टू परफॉर्म ए टाइट्रेशन। और साथ में KMnO4 को हम ब्राउन या ब्लैक बॉटल में विदाउट सनलाइट, जहां पे सनलाइट पहुंच ना पाए, ऐसे जगह पे क्यों रखते हैं? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होगा कि KMnO4 इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, दिस इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जिसका स्ट्रेंथ चेंज होता रहता है। रीजन क्या है? पर्टिकुलरली कुछ रीजन है KMnO4 का सेकेंडरी स्टैंडर्ड होने का। इसको मैं अलग से हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो रीजन बाद में आप जब जेडर सोल्यूशन पढ़ोगे, ज़ेइमन रेनहार्ड सोल्यूशन, ये जब आप पढ़ोगे परमैंगनोमेट्री में तो आपको काम में आएगा। तो फर्स्ट रीजन क्या है कि KMnO4 का जितना भी क्रिस्टल आता है जहां से आप सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे वो क्रिस्टल होता है इम्प्योर। इम्प्योर मतलब इन दोज क्रिस्टल मैंगनीज ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है इन स्मॉल अमाउंट। सेकेंड रीजन क्या है KMnO4 का सेकेंडरी स्टैंडर्ड होने के लिए? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर, सनलाइट एंड एयर के प्रेजेंस में KMnO4 खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। MnO4- 2H2O यानी कि एक्वस सोल्यूशन में इट प्रोड्यूसेस MnO2 + OH- + O2। थर्ड रीजन जो कि परमैंगनोमेट्री में काम में आएगा आपका, कि Mn2+ आयन अगर थोड़ा सा भी प्रेजेंट रहे सोल्यूशन में, देन दैट विल डिकम्पोज द परमैंगनेट सोल्यूशन लाइक दिस। ये कंप्लीटली ब्राउन कलर का MnO2 फॉर्म कर देगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड।
तो ये 3 रीजन आप ध्यान रखना, खास करके रीजन नंबर 3। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 33, आपको रोल बताना है कि HgCl2 इसका रोल क्या है, ZR सोल्यूशन इसका फुल फॉर्म क्या है, रोल क्या है, एंड एसिड मिक्सचर इसका रोल क्या है इन परमैंगनोमेट्री, इन तीनों का रोल इन परमैंगनोमेट्री। अब आप देखिए, आपने सुना होगा डाइक्रोमेटोमेट्री, परमैंगनोमेट्री, आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। ये जो चारों चीज है, डाइक्रोमेटोमेट्री, आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री और परमैंगनोमेट्री, दीज आर ब्रांचेज ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये कुछ नहीं है, रेडॉक्स टाइट्रेशन के अलग अलग टाइप है। जैसे कि डाइक्रोमेटोमेट्री में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था एसिड मिक्सचर के क्वेश्चन करवाने के बाद। अब परमैंगनोमेट्री में हम यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेयर एंड दिस इज ऑल्सो द इंडिकेटर हेयर। यहाँ पे हमको बाहर से इंडिकेटर डालने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज सेल्फ इंडिकेटर। परमैंगनोमेट्री में भी हम फॉर एग्जाम्पल Fe2+ आयन के अमाउंट को एस्टिमेट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ KMnO4। लेकिन उसके पहले फर्स्ट स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन में आपका काम होगा जितना भी आयरन है जिसी भी फॉर्म में है उसको रिड्यूस करना, ताकि सब आयरन सोल्यूशन में Fe2+ फॉर्म में आ जाए। आप पहले करोगे रिड्यूस, रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड यूज करना पड़ेगा। SnCl2 Fe3+ के साथ रिएक्शन करने के बाद सभी Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4 में, यानी कि खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब आप रियल लाइफ सिनेरियो सोचिए कि अगर एक बीकर में सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में जितने भी Fe3+ है उसको आपको कन्वर्ट करना है Fe2+ में, और आप ऊपर से ड्रॉपिंग बोतल से SnCl2 ऐड किए जा रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सब Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि Fe3+ का कलर क्या होता है इन एसिडिक मीडियम, येलो कलर। लेकिन SnCl2 डालने के बाद जब ये Fe2+ हो जाएगा तो ये हो जाएगा कलरलेस, आपको कलरलेस दिख जाएगा। लेकिन ऑलवेज देयर विल बी सम एक्स्ट्रा ड्रॉप्स ऑफ SnCl2, कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉप्स ऑफ SnCl2 हमेशा वहां पे सोल्यूशन में रहेगा। एंड फॉर दैट रीजन हमको यूज करना पड़ता है HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड का सोल्यूशन। यहाँ पे Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसीलिए दिस इज मर्क्यूरी क्लोराइड, नॉट मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड का काम क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड जो SnCl2 एक्स्ट्रा है उसको SnCl4 में कन्वर्ट करेगा। अगर नहीं कन्वर्ट करता तो क्या दिक्कत होता, दिक्कत ये होता फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है, Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करना है फाइनल स्टेप में। अब जो कपल है Fe का, उसका फेरास्फेरिक आयन का उसका E0 वैल्यू है 0.77 वोल्ट, लेकिन E0 वैल्यू ऑफ स्टेनास्टेनिक कपल इसका कितना है 0.15 वोल्ट। मतलब अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा सोल्यूशन में SnCl2 रह जाए तो वो Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, बल्कि खुद ऑक्सीडाइज होगा और इसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। तो हमें सोल्यूशन से सब SnCl2 को हटाना है, इसीलिए हम HgCl2 ऐड करते हैं और HgCl2 खुद क्या बन जाता है इस प्रोसेस में, Hg2Cl2, मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाता है। दिस इज सिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट। सोल्यूशन में जो सिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि परमैंगनोमेट्रिक प्रोसेस में हमको सिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है बीच के एक स्टेप में, दैट इज फॉर विच कंपाउंड, दैट इज फॉर मर्क्यूरस क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास सोल्यूशन में सब अभी Fe2+ है, हमने रिड्यूस कर दिया, तो अब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, MnO4- के साथ। एसिडिक सोल्यूशन चाहिए, एसिडिक सोल्यूशन में MnO4 क्या होगा, MnO4 Mn2+ जनरेट करेगा और Fe2+ को ऑक्सीडाइज करके Fe3+ फॉर्म करेगा। जब सब Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, देन हम एक्स्ट्रा एक ड्रॉप MnO4 ऐड करते ही क्या देखेंगे कि सोल्यूशन पिंक कलर का हो गया है, एंड दैट विल बी द एंड पॉइंट। पिंक कलर किसका कलर है, पिंक कलर इज द एक्चुअल कलर ऑफ KMnO4, इसीलिए इसको सेल्फ इंडिकेटर बोला जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है,
पिछली बार की तरह यहाँ पे तो बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बाहर से हमने कोई इंडिकेटर ही नहीं डाला है, तो भी यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम अराइज होगा? बिकॉज ऑफ SnCl2 HgCl2 इतना जो हम क्लोराइड सॉल्ट यूज कर लिए हैं उसके वजह से सोल्यूशन में क्या रहेगा? सोल्यूशन में Cl माइनस आयन बहुत सारा रहेगा। अब आप देखो E0 वैल्यू ऑफ Cl2 टू Cl माइनस, इस कपल का EMF वैल्यू है 1.36 वोल्ट और KMnO4 कपल का यानी कि पर मैंगनेट Mn2 प्लस, इस कपल का E0 वैल्यू कितना है? 1.51 वोल्ट। अब आप देखो जिसका वैल्यू ज्यादा होता है EMF वो क्या होगा? रिड्यूस होगा और ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। अब अगर 2Cl माइनस ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन गैस जनरेट करता है सोल्यूशन मीडियम में, रिएक्शन मीडियम में, तो आधे से ज्यादा MnO4 माइनस यानी कि आधे से ज्यादा KMnO4 तो इसी काम में चला जाएगा, इसी काम में खर्चा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट करना और उस काम में कितना MnO4 माइनस आयन कंज्यूम हो रहा है उससे कैलकुलेट करना कि सोल्यूशन में Fe2 प्लस आयन कितना था। लेकिन अगर आधे से ज्यादा MnO4 माइनस आयन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने में चला जाएगा, क्लोराइड से क्लोरीन जनरेट करने में, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? गलत रिजल्ट आएगा। दैट इज वाई वी यूज ज़िमरमैन रेनहार्ड सोल्यूशन। इसको हम ZR सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको हम प्रिवेंटिव सोल्यूशन, ये मोर कॉमन नेम है, प्रिवेंटिव सोल्यूशन इस नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या है? ZR सोल्यूशन या फिर प्रिवेंटिव सोल्यूशन का इसका कंटेंट क्या है? ZR सोल्यूशन या प्रिवेंटिव सोल्यूशन का, इट इज ए मिक्सचर ऑफ MnSO4 प्लस H3PO4 एंड H2SO4। इन तीनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव सोल्यूशन या फिर ZR सोल्यूशन। सबसे पहले MnSO4 का रोल क्या है? MnSO4 का रोल है कि ये सोल्यूशन में एक्सेस Mn2 प्लस आयन को प्रोवाइड करता है एंड फॉर दैट रीजन द E0 वैल्यू ऑफ MnO4 माइनस Mn2 प्लस कपल 1.36 वोल्ट से भी कम कर देता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस कपल। पहले कितना था वैल्यू? पहले था 1.51 वोल्ट, अब क्या हो गया? अब 1.36 वोल्ट से भी कम हो गया। और 1.36 वोल्ट किस चीज का रिडक्शन पोटेंशियल था? इट वाज ऑफ क्लोरीन आयन कपल्स रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब क्या होगा? अब Cl माइनस ऑक्सीडाइज नहीं होगा Cl2 में, ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा KMnO4 कंज्यूम हो रहा था वो भी कंज्यूम नहीं होगा। फुल KMnO4 विल बी यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस। नेक्स्ट H3PO4 का रोल क्या है? यहाँ पे Fe2 प्लस आयन ऑक्सीडाइज होके जब Fe3 प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, Fe3 प्लस आयन का एक खुद का कलर है विच इज येलो कलर, और एंड पॉइंट क्या है? यहाँ पे एंड पॉइंट है हल्का सा पिंक कलर, और वो पिंक कलर एक तो 30 सेकेंड से ज्यादा स्टे नहीं करता, दूसरा ये येलो कलर कभी कभार पिंक कलर को ओवर पावर कर सकता है एंड दैट इज वाई आफ्टर ऑक्सीडेशन जो Fe3 प्लस जनरेट हो रहा है दैट शुड बी कंज्यूम्ड। वो कंज्यूम करने के लिए हम फॉस्फोरिक एसिड को यूज करते हैं। बाकी आपको पता है क्या तैयार होगा? FeHPO4 होल प्लस, दिस कम्प्लेक्स आयन विल बी जनरेटेड। तो Fe3 प्लस कंज्यूम हो जाएगा तो हमें येलो कलर इंटरफेयर नहीं कर पाएगा हमारे प्रोसेस को। और दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम H3PO4 जैसे कि आपने डाइक्रोमेटोमेट्री में देखा है कि E0 वैल्यू ऑफ Fe3 प्लस Fe2 प्लस को और भी ज्यादा लोअर कर देता है एंड एज ए रिजल्ट हमको शार्प एंड पॉइंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन था? H2SO4। H2SO4 वाज द नेक्स्ट कंपोनेंट। H2SO4 क्या करेगा? यहाँ पे रोल क्या है? एक तो एसिडिटी को मेंटेन करना, ये डाइक्रोमेटोमेट्री में भी करता था। दूसरा यहाँ पे एक रोल है H2SO4 का कि सोल्यूशन में Mn2 प्लस आयन भी है और साथ में PO4 3 माइनस आयन भी है। अब Mn2 प्लस आयन का टेंडेंसी है कि ये मैंगनीज फॉस्फेट ये सॉल्ट फॉर्म करके प्रेसिपिटेट हो जाए, तो उसको रोकता है H2SO4। कैसे? मैंगनीज आयन PO4 से रिएक्शन करने से पहले MnSO4 बन जाता है विच इज नॉट अ प्रेसिपिटेट। तो ये था अबाउट ZR सोल्यूशन और प्रिवेंटिव सोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक 34। कैल्शियम के एस्टिमेशन के लिए हम परमैंगनोमेट्री यूज करते हैं, बट इन दैट केस हम ऑक्सैलिक एसिड को सिलेक्ट करते हैं टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम ऑक्सैलेट CaC2O4। अब आप देखो ऑक्सैलिक एसिड का जो आयनिक कपल है C2O4 2 माइनस और कार्बन डाइऑक्साइड,
इसका E0 वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, -0.49 वोल्ट। और हम परमैंगनोमेट्री यूज कर रहे हैं, मतलब MnO4 Mn2 प्लस। इस कपल का भी E0 वैल्यू हमें जानना है, विच इज 1.51 वोल्ट। अब ऑब्वियसली ये खुद रिड्यूस होगा, पोटेशियम परमैंगनेट Mn2 प्लस में रिड्यूस होगा, और सोल्यूशन में जो कैल्शियम ऑक्सलेट है उसके ऑक्सलेट पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करेगा, और जब सब C2O4 माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू CO2, देन विथ एन एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ KMnO4 हमको मिल जाएगा एंड पॉइंट विच इज फेंट पिंक कलर। अब इस कैल्शियम एस्टिमेशन वाले पोर्शन में दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्यों हम इसको H2SO4 मीडियम में करते हैं, HCl में नहीं करते हैं? इसका बहुत सारा रीजन है। मेन रीजन है कि कैल्शियम ऑक्सलेट ना होके कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा सॉल्ट। सेकेंड इज, हमने पहले ही देखा था कि Cl माइनस विल बी ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैस, तो KMnO4 वहां पे यूटिलाइज हो जाएंगे रादर देन ऑक्सीडाइजिंग C2O4 माइनस टू CO2। थर्ड इज, आपके पास सोल्यूशन में आखिरी में Mn2 प्लस आयन जनरेट हो रहा है, KMnO4 खुद रिड्यूस होके, अब वो Mn2 प्लस क्लोरीन के प्रेजेंस में MnCl2 ब्राउन कलर का मैंगनीज क्लोराइड जनरेट करेगा एंड टोटल सोल्यूशन हो जाएगा डीप ब्राउन कलर, जहां पे आप एंड पॉइंट का पिंक कलर बिल्कुल भी देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम HCl को यूज नहीं करते हैं, H2SO4 यूज करते हैं कैल्शियम एस्टिमेशन में विथ ऑक्सलेट इन ऑक्सलेट प्रोसेस। और सेकेंड क्वेश्चन क्या अराइज होता है? सेकेंड क्वेश्चन इज, हम यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड में, हम यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में टाइट्रेशन क्यों नहीं करते हैं? आंसर क्या होगा? जो एंड पॉइंट का पिंक कलर है दैट इज वेरी फेंट और वो एग्जिस्ट करता है ओनली 30 सेकेंड के लिए। सो रिएक्शन रेट क्या होना चाहिए? रिएक्शन रेट होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा, ताकि ये कलर बहुत जल्दी आए और 30 सेकेंड एटलीस्ट एग्जिस्ट करे। रिएक्शन रेट बढ़ाने के लिए अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल हमें पता है कि राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उस प्रोडक्ट को अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो रिएक्शन रेट अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखो प्रोड्यूस क्या हो रहा है, ऑक्सलेट एनायन ऑक्सीडाइज होके विद द हेल्प ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर रिएक्शन मीडियम को हम 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे तो ये CO2 जो कि मीडियम में डिजॉल्व है, वो CO2 क्या हो जाएगा, मीडियम से एज बबल फॉर्म निकल जाएगा बाहर, एंड एज ए रिजल्ट अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल रिएक्शन रेट भी इंक्रीज कर जाएगा, जो कि एंड पॉइंट का पिंक कलर को ज्यादा देर तक सस्टेन करने में मदद करेगा। सो ये है रीजन। नेक्स्ट कंसेप्शन इज अबाउट आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल ये दोनों ही है रेडॉक्स टाइट्रेशन के एक टाइप। आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री दोनों में ही जो फाइनल स्टेप है दैट इज रिडक्शन। फाइनल स्टेप इज रिडक्शन। इसका रिडक्शन होता है आयोडीन का, एंड इन दिस प्रोसेस सोडियम थायोसल्फेट यानी कि H2O3 माइनस आयन ऑक्सीडाइज होता है इनटू टेट्राथायोनेट एनायन में। दिस इज द फाइनल स्टेप फॉर बोथ आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, बट द डिफरेंस इज देयर इज ए फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ आयोडोमेट्री। ये जो O है ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन। इन केस ऑफ आयोडोमेट्री फर्स्ट स्टेप में आयोडाइड आयन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडीन, और ये जो लिबरेटेड आयोडीन है वही लिबरेटेड आयोडीन को हम सोडियम थायोसल्फेट के हेल्प से मेजर करते हैं। जबकि इन केस ऑफ आयोडीमेट्री दो स्टेप नहीं है, बस एक ही स्टेप है जहां पे आयोडीन इज कन्वर्टेड इनटू 2I माइनस यानी कि फाइनल रिडक्शन स्टेप, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। अब एंड पॉइंट हम कैसे डिटेक्ट करेंगे इस टाइप के टाइट्रेशन में? एंड पॉइंट इज डीप ब्लू कलर टू कलरलेस, ये हमें देखने को मिलेगा। एज इंडिकेटर हम यूज करते हैं स्टार्च को। इसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्च को हम नियर द एंड ऑफ टाइट्रेशन क्यों ऐड करते हैं? बाकी नॉर्मल टाइट्रेशन के तरह हम पहले ही स्टार्च इंडिकेटर को सोल्यूशन में ऐड क्यों नहीं कर देते? इसके रीजन है कि एंड पॉइंट में एक्चुअली क्या हो रहा है ये आप समझिए। स्टार्च के साथ आयोडीन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, दैट कॉम्प्लेक्स जनरेट्स ए डीप ब्लू कलर,
अब सोडियम थायोसल्फेट स्टार्च आयोडीन कम्प्लेक्स में से आयोडीन को निकाल के उसको रिड्यूस करता है एंड आफ्टर दैट द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस, क्योंकि 2I माइनस स्टार्च के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता, तो ब्लू हो जाता है एंड पॉइंट में, कलरलेस। अब अगर स्टार्च को हम रिएक्शन के पहले ही, टाइट्रेशन के पहले ही ऐड कर दे, तो ये जो कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है स्टार्च आयोडीन का, उसका स्टेबिलिटी इतना ज्यादा है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ये, उसका स्टेबिलिटी इतना ज्यादा है कि सोडियम थायोसल्फेट उस कम्प्लेक्स से आयोडीन को बाहर निकाल ही नहीं पाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी विल गेट ए परमानेंट स्टार्च आयोडीन ब्लू कलर। यहाँ पे कोई भी एंड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, आप चाहे ब्यूरेट से जितना भी सोडियम थायोसल्फेट ऐड करते जाओ। ये है इंपॉर्टेंट। और नियर द एंड पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट आने वाला है, ये आप कैसे समझोगे? जब एंड पॉइंट आने वाला होगा तो सोडियम थायोसल्फेट का H2O3 माइनस कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा S4O6 2 माइनस में, टेट्राथायोनाइट आयन में, और हमको देखने को मिलेगा एक स्ट्रॉ येलो कलर। ये जो स्ट्रॉ येलो कलर का अपीयरेंस है दैट विल इंडिकेट कि एंड पॉइंट आने वाला है, तब जाके हम स्टार्च को ऐड करेंगे, और वो भी लोअर अमाउंट ऑफ स्टार्च हम ऐड करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है आयोडोमेट्री टाइट्रेशन से, कि सोल्यूशन कैन नॉट बी हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक सोल्यूशन में आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टार्च का दो पार्ट है, एक पार्ट है एमाइलोपेक्टिन और सेकेंड पार्ट है एमाइलोज। तो ये दोनों पार्ट इन प्रेजेंस ऑफ हाई एसिड कंप्लीटली क्या हो जाएगा? इन एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोलाइज हो जाएगा। दैट इज वाई स्टार्च एज इंडिकेटर काम नहीं करेगा इन हाई एसिडिक कंडीशन। और तीसरा क्वेश्चन यहीं से आएगा कि स्टार्च का जो कलर है डीप ब्लू कलर जो आयोडीन के साथ बनाता है, वो कौन सा पार्ट बनाता है? एमाइलोपेक्टिन या फिर एमाइलोज? आंसर होगा एमाइलोज। डीप ब्लू कलर के लिए ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, एमाइलोज। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन 36 कंसेप्शन। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं? EDTA यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है कि EDTA का स्ट्रक्चर क्या है और कमर्शियली ये किस फॉर्म में अवेलेबल है? EDTA का फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। सो यू कैन राइट द स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH2COO माइनस। यहाँ पे आप पूरा एसिड का स्ट्रक्चर ना लिख के COO माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आखिरी में क्या दिखाना है? आपको दिखाना है कि नंबर ऑफ डेंटिसिटी, या फिर ये कितना डेंटेड लिगेंड है। दिस इज ए हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये जो चार कॉर्नर में 4 O माइनस है, और ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, 2 नाइट्रोजन का लोन पेयर, वो EDTA को बनाता है एक हेक्साडेंटेड लिगेंड। और कमर्शियली दिस इज अवेलेबल एज सोडियम सॉल्ट। फॉर्मूला क्या होगा? Na2H2Y.2H2O। अब EDTA कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, सपोज आपको कैल्शियम 2+ आयन को एस्टिमेट करना है कम्प्लेक्सोमेट्रिकली। सोल्यूशन में जितना भी कैल्शियम आयन है उसको साथ हमने ऐड किया एक कम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर। नाउ सपोज उस इंडिकेटर का जेन्युइन कलर क्या है? कलर इज ब्लू। उस इंडिकेटर का कलर है ब्लू, एंड नॉर्मल कंडीशन में ये इंडिकेटर कैल्शियम के साथ कोई भी कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा। बट अगर हमने pH मेंटेन किया एक पर्टिकुलर रेंज का, pH का एक रेंज है सपोज 10 to 12, इसको हमने मेंटेन किया बाय एडिंग KOH बफर, तो क्या होगा? तो कैल्शियम इंडिकेटर का एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और ये कॉम्प्लेक्स का कलर है सपोज पिंक कलर और पिंक रेड कलर। इस कॉम्प्लेक्स का एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी होगा, सपोज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज K1। तो बीकर में अभी हमारे पास कैल्शियम आयन है और उसके साथ इंडिकेटर है, और बीकर का सोल्यूशन है पिंक कलर में, क्योंकि कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है बीकर के अंदर। नाउ ब्यूरेट से हम EDTA को ऐड करते जा रहे हैं। ब्यूरेट में है EDTA को हम ड्रॉप वाइज ऐड करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? EDTA कैल्शियम 2+ आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और EDTA कैल्शियम 2+ आयन का कॉम्प्लेक्स हैज स्टेबिलिटी K2 विच इज फार फार ग्रेटर देन K1। तो क्या होगा? ये जो इंडिकेटर है वो वापस सोल्यूशन में आएगा। कैल्शियम 2+ इंडिकेटर ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा EDTA के प्रेजेंस में, क्योंकि K2 is greater than K1, so we will get calcium 2+ EDTA complex plus indicator, and at the end point जब सब इंडिकेटर सोल्यूशन में फ्री फॉर्म में आ चुका है तो वो अपना स्टार्टिंग कलर दिखाएगा विच इज ब्लू इन कलर। सो एंड पॉइंट होगा फ्रॉम पिंक रेड
टू ब्लू। दिस इज कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब जो इंडिकेटर जनरली हम यूज करते हैं उसका कुछ नाम और वो फ्री कंडीशन में क्या कलर देता है और एज मेटल कॉम्प्लेक्स क्या कलर देता है वो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर एग्जाम पर्पस। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। फर्स्ट है ईबीटी, इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, जो फ्री कंडीशन में ब्लू कलर शो करता है, बट इन द पीएच रेंज, पर्टिकुलर पीएच रेंज, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए पीएच रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। सो पर्टिकुलर पीएच रेंज में मेटल के साथ किस टाइप का कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है? वाइन रेड। म्यूरेक्साइड फ्री कंडीशन में ब्लू वायलेट और कॉम्प्लेक्स कंडीशन में रेड। इस टाइप से बाकी का भी इंडिकेटर का आप याद कर लेना कलर। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा इंडिकेटर किस पीएच रेंज में काम करता है और कौन से आयन को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, कौन से मेटल आयन के लिए ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ईबीटी इंडिकेटर है दैट इज ऑल्सो नोन एज सोलोक्रोम ब्लैक टी, सोलोक्रोम ब्लैक टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पीएच रेंज है 7 to 10 और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के साथ। और इसीलिए इसी लाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखना, याद रखना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही अगर कोई मिक्सचर में रहे तो सिर्फ कैल्शियम को एस्टिमेट करने के लिए ईबीटी को हम नहीं यूज कर सकते हैं। सिमिलरली सिर्फ मैग्नीशियम को एस्टिमेट करने के लिए भी हम ईबीटी को नहीं यूज कर सकते हैं अगर सोल्यूशन में कैल्शियम है तो। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कैलकॉन। इसका नाम है सोलोक्रोम डार्क ब्लू। ये मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है एट pH 13 और ये मैग्नीशियम के प्रेजेंस में भी कैल्शियम के साथ अलग से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एट pH 13। तो इसीलिए मैग्नीशियम अगर सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो कैल्शियम को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? कैलकॉन। अब टॉपिक नंबर 36, ईडीटीए को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलेंगे या फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और ईडीटीए को हम ग्लास बॉटल में या फिर ग्लास कंटेनर में प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ईडीटीए इज नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड, दिस इज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड। द रीजन इज ईडीटीए का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल मॉइस्चर कंटेंट, और वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट गेट ए परफेक्ट मॉलिक्यूलर वेट ड्यूरिंग वेइंग ऑफ ईडीटीए। तो ये है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। और सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि इसको हम ग्लास बॉटल में प्रिजर्व कर सकते हैं कि नहीं? आंसर होगा नहीं, बिकॉज ऑन प्रोलॉन्ग्ड टच विथ ग्लास ईडीटीए उसके साथ रिएक्ट करेगा। एग्जैक्टली ग्लास के साथ नहीं, क्योंकि ग्लास तो सिलिका से फॉर्म होता है, बट सिलिका के साथ जो इम्प्योरिटी के तौर पे कुछ आयंस रहते हैं लाइक Ca2+, Mg2+ एटसेट्रा, उनके साथ ईडीटीए रिएक्ट करेगा, एंड दैट इज व्हाई ईडीटीए इज केप्ट इन प्रिजर्व्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का ये पर्टिकुलर 3 सॉल्ट में से कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है कि नहीं? बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड, दीज आर द रीजंस फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। और हार्ड वाटर में अगर आप सोप को यूज करोगे तो आपको लेदर देखने को नहीं मिलेगा, लेदर यानी कि झाग, बल्कि आपको स्कम देखने को मिलेगा। इट इज काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट, क्योंकि सोप क्या होता है? सोप इज मेनली सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फॉर एग्जाम्पल C17H35COO, सोडियम स्टीयरेट, ये स्टीयरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, दिस इज सोप। अब सोप अगर हार्ड वाटर में आप दोगे तो वहां पे जो M2+ आयन है, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम को मैंने M2+ के तौर पे प्रेजेंट किया, इट विल मेक प्रेसिपिटेट विद द स्टीयरेट पार्ट ऑफ द सोप, and as a result we get a white colored scum और precipitate। अब हार्डनेस भी दो तरीके का होता है, एक है टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरा है परमानेंट। टेम्पोररी हार्डनेस का रीजन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट सॉल्ट। और इसको हम रिमूव कैसे करेंगे? एक तो बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, दूसरा टेक्निक है क्लार्क्स मेथड, CLARK, क्लार्क्स मेथड। इस मेथड में हम क्या यूज करते हैं? स्लैक्ड लाइम, और स्लैक्ड लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करने से वाटर में प्रेजेंट जो बाइकार्बोनेट आयंस है, सॉल्ट्स है, दोज विल गेट प्रेसिपिटेड। फॉर एग्जाम्पल HCO3(2), कैल्शियम को मैं M से रिप्लेस करता हूं ताकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को रिप्रेजेंट करे, प्लस स्लैक्ड लाइम, इट विल गेट 2CaCO3
प्लस MOH होल 2 प्लस 2H2। M इज फॉर पर्टिकुलरली मैग्नीशियम। इस तरीके से हम क्लार्क मेथड से टेम्पोररी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? बाइकार्बोनेट छोड़ के कैल्शियम और मैग्नीशियम का और जो दो सॉल्ट था यानी कि सल्फेट एंड क्लोराइड, यही है रीजन परमानेंट हार्डनेस का। इसको रिमूव करने का भी एक से ज्यादा तरीका है। वन इज ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बट दिस इज वॉशिंग सोडा। इसके साथ अगर मैं MCl2 को रिएक्ट करवाऊं तो MCO3 का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और साथ में 2NaCl, वेर M इज कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो ये हो गया हमारा हार्डनेस रिमूव। सेकेंड मेथड है परमानेंट हार्डनेस दूर करने का, कैलगॉन्स मेथड। इन दिस मेथड वी यूज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यानी कि Na6P6O18। कॉमर्शियली इसको क्या बोला जाता है? कैलगॉन, इसलिए इसका नाम है कैलगन्स मेथड। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट के साथ परमानेंट हार्ड वाटर के रिएक्शन के बाद हमको इस टाइप का सॉल्ट मिलता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एंड दस द हार्डनेस इज रिमूव। नेक्स्ट कंसेप्शन इज सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ ऑयल और फैट। ऑयल या फिर फैट हम किसको बोलते हैं? इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? दीज आर नथिंग बट एस्टर्स ऑफ हायर मतलब लॉन्गर चेन फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल। फैटी एसिड कौन सा है? फैटी एसिड के अंदर आता है पामिटिक एसिड, फिर स्टीयरिक एसिड एटसेट्रा। और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको पता है, दिस इज नथिंग बट CH2OH CHOH CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल। तो पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड या फिर ग्लिसरॉल, इन सब का जो एस्टर है उनको हम बोलते हैं ऑयल या फैट। तो ऐसे एक फैट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2COOR, फिर CHCOOCR, यहाँ पे एक C होगा और यहाँ पे CH2OOCR। अब अगर इनका हाइड्रोलिसिस करवाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस लाइक KOH तो हमको क्या मिलेगा? ये ग्लिसरॉल का एस्टर है, दिस इज ऑयल और फैट, एक्चुअल में ये है ग्लिसरॉल का एस्टर। तो एस्टर के साथ रिएक्शन में वी विल रिकवर ग्लिसरॉल और साथ में क्या आएगा? 3RCOOK। ये है फैटी एसिड का सॉल्ट यानी कि पामिटिक एसिड या फिर स्टीयरिक एसिड का सॉल्ट। यहाँ पे KOH यूज किया गया है, दैट इज वाई दिस इज पोटेशियम सॉल्ट। अगर यहाँ पे हम NOH यूज करते तो हमको सोडियम सॉल्ट मिलता। एंड दिस इज नथिंग बट सोप। ये है सोप, ये है सैपोनिफिकेशन प्रोसेस ऑन द होल। अब सैपोनिफिकेशन वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? द डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ द बेस, यहाँ पे है KOH, रिक्वायर्ड, जितना मिलीग्राम KOH रिक्वायर हुआ है टू सैपोनिफाई 1.0 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन वैल्यू। बस ये आपको याद रखना है डेफिनेशन, यहाँ से बहुत सारा मैथ्स हो जाएगा क्वांटिटेटिव। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।